एक छोटे से शहर में जो सुबह की धुंध से ढका हुआ था, एक रेहैसे ने निवासियों को जकड़ लिया था। कई महीनों से महिलाएं बिना कोई निशान छोड़े गायब हो रही थीं। वे जवान, सुंदर और अक्सर अकेली थीं। जांचकर्ता परेशान थे और अफवाहें फैल रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि बुरा काम एक घर के भीतर, जंगल के किनारे छिपा हुआ था। यह एक पुराना घर था जो लगभग खंडहर में था और ऐसा लगता था कि वह छोड़ दिया गया था। फिर भी हर रात काले मखमली पर्दों के पीछे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी। यह एड्रियन का घर था, एक शांत और अकेला आदमी। अधिकांश निवासी उसे अजीब मानते थे, लेकिन इतना नहीं कि शक पैदा हो। वह शिष्ट, सहायक था और समुदाय में बिना ध्यान आकर्षित किए रहता था। हालांकि एड्रियन एक डरावना राज छुपाए हुए था। सब कुछ क्लारा से शुरू हुआ, एक छात्रा जो हाल ही में अपनी पढ़ाई के लिए शहर आई थी। जिज्ञासु और मिलनसार, वह आमतौर पर किसी भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेती थी, चाहे वह अजनबियों से हो। एक रात दोस्तों के साथ एक पार्टी के बाद उसने एड्रियन से मुलाकात की। उसने उसे उस समय बात की जब वह एक अंधेरे रास्ते पर अकेली चल रही थी। एक गर्म मुस्कान के साथ उसने उसे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया, यह कहते हुए कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। कुछ पल के लिए हिचकिचाते हुए क्लारा ने स्वीकार कर लिया। एड्रियन का घर बाहर से बहुत अलग था। अंदर सब कुछ साफ, व्यवस्थित और अजीब तरीके से स्वागतपूर्ण था। दीवारों पर पुरानी किताबों से भरी हुई पुस्तकालय थीं और पृष्ठभूमि में हल्की क्लासिकल संगीत बज रही थी। एड्रियन आकर्षक और ध्यान देने वाला था और क्लारा ने आराम से चाय का एक कप लिया, लेकिन वह कप उसका दुख शुरू होने का संकेत था। कुछ ही मिनटों बाद उसने सिर घूमते हुए महसूस किया और वह बेहोश हो गई। जब क्लारा ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी से बंधी हुई थी, जो केवल एक झपकती हुई बल्ब से रोशन था। खून की धातु जैसी गंध असहनीय थी। उसके चारों ओर जंग लगे औजारों का एक ढेर था। एड्रियन उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से पागलपन से बदल चुका था। उसने अव्यक्त शब्दों में कुछ कहा और फिर एक चाकू निकाला। क्लारा सिर्फ एक शुरुआत थी, एक लंबी सूची में। हर महिला की अपनी अलग कहानी थी, लेकिन सभी ने एक घातक गलती की थी। एड्रियन पर विश्वास किया। वह उन्हें अपने घर लाकर अपनी आकर्षण से, फिर उन्हें नशीला कर बंदी बनाकर उन पर निर्दयता से सजा देता था। लेकिन सबसे भयानक बात वह थी जो वह उसके बाद करता था। एड्रियन सिर्फ हत्या नहीं करता था, वह अपनी शिकारों को एक अनुष्ठान का हिस्सा मानता था, जिसे वह समाकलन कहता था। उन्हें मारने के बाद वह उनके मांस को एक पागल तरीके से तैयार करता था। वह जो भी भोजन बनाता था, वह एक खौफनाक दावत होती थी, एक व्यक्तिगत अनुष्ठान जिसे वह अज्ञात शक्तियों से प्रार्थना करके करता था। अपनी चतुराई के बावजूद एड्रियन ने गलतियां की। गायब महिलाओं की कुछ वस्तुएं उसके घर के पास जंगल में मिलनी शुरू हो गईं। यहाँ एक जूता, वहाँ एक हार। इसी तरह क्लारा की एक करीबी दोस्त जूली ने जांच शुरू की। वह अपनी दोस्त के बारे में सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एक शाम उसने एड्रियन से मिलने का निर्णय लिया, यह बहाना करते हुए कि वह उसे उसकी किताबों के क्लब के लिए किताबें बेचना चाहती थी। जब एड्रियन ने दरवाजा खोला, तो जूली को एक ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आंतरिक चेतावनी को दबा लिया। वह घर में घुसी और हर विवरण को ध्यान से नोट किया। एक शेल्फ पर उसने एक ब्रोच देखी जो क्लारा हमेशा पहनती थी। उसका खून जम गया, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। उसने चाय का कप लिया, लेकिन योजना बनाई कि वह घर की खोज कैसे करेगी। एड्रियन के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए जूली ने नीचे के तलघर को खंगाला। उसने एक कालीन के नीचे एक छिपी हुई ट्रैप ढूंढी। जब उसने इसे खोला, तो एक गंदा बदबू उसका पीछा करती है। उसने सावधानी से नीचे उतरा और भयावहता का सामना किया। मानव अवशेष बोतलों में रखे हुए थे और एक टेबल पर एक जर्नल रखा था,
जिसमें एड्रियन के हर अपराध का ठंडे दिल से विवरण था। हालांकि एड्रियन को उसकी अनुपस्थिति का एहसास हो गया था। वह सीढ़ियां उतरते हुए एक चाकू पकड़े हुए था। जूली डर के बावजूद उसे सामना करने का साहस जुटाती है। एक संघर्ष हुआ जिसमें वह भागने में सफल रही, घायल हुई लेकिन जिंदा। उसने पुलिस को सूचना दी और एड्रियन को लंबी खोज के बाद जंगल से पकड़ लिया गया। अदालत में एड्रियन ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह अपने कार्यों पर गर्व महसूस करता था, यह कहते हुए कि वह अपनी शिकारों को सम्मानित करता था। उसके अपराधों के विवरण ने राष्ट्र को हिला दिया और उसके घर को गुस्साए हुए निवासियों ने जला दिया। लेकिन आघात बना रहा, यह समुदाय की आत्मा में एक घाव के रूप में था। यह कहानी एक चेतावनी बन गई, एक काली किंवदंती जिसे समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर सुनाया गया। लोग क्लारा, जूली और अन्य कई शिकारों को याद करने लगे, और हर बार जब कोई सोचता था कि क्या किसी अजनबी से मिलना एक अच्छा विचार है, तो यह कहानी फिर से एक अंधेरे चेतावनी की तरह उभरती थी। हालांकि असली दुःस्वप्न का खुलासा अब तक नहीं हुआ था। एड्रियन की गिरफ्तारी के बाद की गहरी जांच के दौरान पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। एड्रियन अपनी शिकारों का मांस सिर्फ नहीं खाता था, बल्कि उसने उसे विभिन्न खाद्य उत्पादों में बदल दिया था, जिन्हें वह स्थानीय व्यापारियों और रेस्टोरेंट श्रृंखलाओं को बेचता था, जिन्हें वह शिल्प विशेषज्ञता के रूप में पेश करता था। वे विभिन्न प्रतिष्ठानों के मेनू में थे और ग्राहकों को उनका स्वाद अद्वितीय और अविस्मरणीय लगता था। पुलिस ने फर्जी बिल और खरीदारों के साथ संचार पकड़ा। एड्रियन ने खुद को एक किचन कारीगर के रूप में प्रतिष्ठित किया था और वह सब कुछ विशेष मांस से बने पाट, सूप और मीटबॉल जैसे तैयार व्यंजन बनाता था। रेस्टोरेंट मालिक, हालांकि वह उन सामग्री की वास्तविक उत्पत्ति से अनजान थे, उसकी गुणवत्ता की सराहना करते थे और वे नियमित रूप से उसे ऑर्डर करते थे। जब ये तथ्य सार्वजनिक हुए तो एक राष्ट्रीय घोटाला हो गया। इन रेस्टोरेंट्स के ग्राहक तबाह हो गए जब उन्हें यह पता चला कि वे बिना जाने मानव मांस खा चुके थे। कई लोग घबराहट और उल्टी की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गए। स्वास्थ्य अधिकारियों को इन उत्पादों के वितरण के दायरे की जांच करने के लिए बुलाया गया और यह सामने आया कि एड्रियन के उत्पादों को क्षेत्र भर में दर्जनों प्रतिष्ठानों में परोसा गया था। लेकिन यह सब नहीं था। जांच में यह भी पता चला कि कुछ उत्पादों को रोजमर्रा की वस्तुओं में बदल दिया गया था। मानव वसा से बने साबुन, जो प्राकृतिक उत्पाद के रूप में बेचे जाते थे, और मोमबत्तियां जिनमें मानव अवशेषों की मीठी गंध समाहित थी। एड्रियन ने अपनी अपराधों को साधारण वस्तुओं में छिपाने का कला सिद्ध किया था, यह सोचकर कि उसका कला लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा था बिना वे समझे। एक सहयोगी नेटवर्क। कुछ परेशान करने वाले तथ्य सामने आए। एड्रियन पूरी तरह से अकेला नहीं था। हालांकि हत्या और शरीर की तैयारी उसके व्यक्तिगत कार्य थे, उसके आसपास के कुछ लोग उसकी कार्रवाइयों को नजरअंदाज कर रहे थे या इससे भी बदतर, उनसे लाभ उठा रहे थे। इसमें शामिल थे व्यापारी जो उसकी वस्तुएं सस्ते में खरीदते थे, रेस्टोरेंट मालिक जो कम सवाल पूछते थे, और यहाँ तक कि ग्राहक जो सच्चाई जानने के बाद भी गुपचुप तरीके से उसे आदेश देते रहते थे। इस भयानक अतृप्ति के आकर्षण से अंधेरे ऑनलाइन मंचों की खोज की गई, जहां एड्रियन अपनी रेसिपी और संरक्षण विधियां साझा करता था। ये मंच, जो जटिल कोडों से सुरक्षित थे, उन व्यक्तियों को इकट्ठा करते थे जो समान प्रकार के विचारों से जुड़े थे। उनमें से कुछ ने पहले ही उसकी कार्रवाइयों की नकल करने की कोशिश की थी, और अन्य क्षेत्रों में हो रही गायबियों को इस मर्डर नेटवर्क से जोड़ा गया। एक व्यापक भय। इस छोटे से शहर में, जो कभी शांतिपूर्ण हुआ करता था, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। निवासियों ने एक दूसरे पर संदेह करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में हर भोजन और हर दुकान से खरीदी गई वस्तु शक के घेरे में आती थी। जागरूकता अभियान शुरू किए गए थे ताकि लोग यह जान सकें कि वे जो खा रहे हैं उसकी वास्तविक उत्पत्ति क्या है, लेकिन संदेह का वातावरण बढ़ चुका था। एड्रियन, हालांकि जेल में था, अब भी मनों में डर पैदा करने और आकर्षित करने में सफल था।
उसकी डायरी, जो मुकदमे के दौरान प्रकाशित हुई, एक काली बेस्टसेलर बन गई, जिसे सैकड़ों हजारों लोगों ने पढ़ा। कुछ इसे एक चेतावनी के रूप में देखते थे, तो कुछ इसे प्रेरणा मानते थे। एड्रियन का वास्तविक उत्तराधिकार। जब अधिकारी इस नेटवर्क को नष्ट करने और विश्वास को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक परेशान करने वाली सच्चाई बनी रही। एड्रियन ने अपने अपराधों को समाज पर एक स्थायी छाप में बदलने में सफलता हासिल की थी। उसकी पागलपन अभी भी फैलती जा रही थी, कमजोर दिमागों को संक्रमित कर रही थी और अनुकरणकर्ताओं को आकर्षित कर रही थी। एड्रियन की गिरफ्तारी ने इस छोटे शहर के लिए एक भयानक अध्याय का समापन किया, लेकिन उसकी कार्रवाइयों की छापें गहरी और स्थायी बनी रहीं। समुदाय, जो कभी एकजुट था, अब विश्वास और भय से विभाजित हो चुका था। सड़क पर हर चेहरा, हर भोजन एक शक की वजह बन गया। एड्रियन, एक एकांत कोशिका में बंद, अपने अपराधों के स्थायी प्रभाव का आनंद लेता हुआ प्रतीत होता था। जब भी वह मानसिक चिकित्सकों और पत्रकारों से मिलता था, वह संतुष्ट मुस्कान के साथ यह कहता था कि उसने लोगों को यह समझने के तरीके को क्रांति कर दिया है कि वे क्या खाते हैं। उसके लिए वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक अप्रतिष्ठित कलाकार था, जो एक ऐसी समाज में एक अग्रणी था जो अपनी परंपराओं में अंधी थी। हालांकि उसे कैद कर लिया गया था, उसका नाम एक काली किंवदंती बन चुका था। किताबें, डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन श्रृंखलाएं उसकी करतूतों को बताती थीं और उसकी काली धारा को बहाती थीं। लेकिन सनसनीखेजता के पार एक गहरी बेचैनी बनी रही। अधिकारी अब तक उन लोगों की पहचान करने में असफल रहे थे जिन्होंने इस नेटवर्क में सहयोग किया था, और कुछ लोग डरते थे कि कुछ और एड्रियन अभी भी अंधेरे में काम कर रहे होंगे, उसकी मिसाल से प्रेरित हो। निवासी अब भी उस काले इतिहास से प्रभावित थे। एड्रियन के घर को गुस्साए गांववासियों ने जला दिया था, लेकिन वह जगह एक खाली प्रतीक के रूप में बनी रही, उस आतंक का प्रतीक जो उनके समुदाय पर टूट पड़ा था। हालांकि उनके सपनों में वह घर हमेशा वही था, बेमिट, काले पर्दों के पीछे झपकती हुई रोशनी के साथ, एक चुप चेतावनी के रूप में। और पास के रेस्टोरेंट्स की रसोई में एड्रियन का साया हमेशा मंडराता था। यह फुसफुसाया जाता था कि अभी भी कुछ ऐसे व्यंजन होते थे जिनमें कोई इतना भयंकर घटक था जो कोई सोच भी नहीं सकता था।